मंच पर बैठे बैठे तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण और सामने बैठे हुए वो लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 तारीख को अपने और अपने पड़ोसियों का भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल करके मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में लाएं। ये मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी और हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो ये चाहते हैं कि मोदी तीसरी बार सत्ता में आए। और तीसरी बार सत्ता में क्यों आए, इसके लिए भी जरूरी है कि आप मेरी कुछ बात ध्यान से सुने। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा होने के नाते, रखो आवाज तो जरे उधर को करके, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नुमाइंदा होने के नाते आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जिससे आपको ये लगे कि आपकी वोट का असली हकदार भारतीय जनता पार्टी, आपकी असली वोट की अगर कोई हकदार है तो वो नरेंद्र मोदी है। जिससे आपको ये लगे कि आपकी वोट का असली कोई हकदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और दोस्तों, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना इसलिए भी जरूरी है कि आप याद करो वो कोरोना का समय, जब कोरोना के समय में हमें घरों में बंद कर दिया जाता था और अगर बाहर निकालते तो पुलिस वाले हमारे पीछे से पिछवाड़े को इतना मार मार के सेक दिया करते थे कि हम घर निकलने के बाहर निकलने से भी डरा करते थे। और उस समय दिल्ली की सरकार ने, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसने आपके शराब के ठेके खुलवा करके लंबी लंबी लाइन लगा करके आपको मरने के लिए छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसे शराब में जो पैसा चाहिए था, शराब की जो दलाली में उसको पैसा चाहिए था, उसका घर किस तरीके से भरे। और जो सामने बहनें बैठी हैं वो भी इस बात को नोट कर रहे हैं कि अगर शराब से सबसे ज्यादा कोई पीड़ित था तो वो मेरी बहनें और वो मेरी माताएं, जिनके आदमी या बेटे शराब पी करके आते थे, घर में खर्चों की कमी होती थी और ज्यादा बोलते थे, उनकी पिटाई किया करते थे। मेरी बहनों, याद रखना वो दिन जब आप वोट डालने जाएं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सत्ता में नहीं लाना है जिसने हमारे बच्चों को बिगाड़ा था, जिसने हमारे आदमियों को बिगाड़ा था, जिसने हमारे घर की रसोई में कटौती की थी, एक के बदले एक शराब फ्री में दे करके। और दोस्तों, क्या आप वो भूल जाएंगे कि जब इस व्यक्ति ने थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर शराब की दुकानें खुलवा दी थी, जो ये कहा करता था कि मैं कोई भी फैसला लूंगा तो क्षेत्र की जनता से पूछ करके फैसला लूंगा, जो ये कहा करता था कि मेरा हर फैसला जनता से पूछ करके लिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुखिया कि क्या तूने जब शराब की दुकान खोली थी, क्या तू दिल्ली के लोगों से पूछा था? क्या जब तुमने शराब की वो गुलाबी रंग की दुकानें खोली थी जिसमें मेरी महिलाओं को आपने शराब के नशे में डुबाने का काम किया, 30% उन शराब की दुकानों के ऊपर कम रेट पर शराब की बोतलें मिला करती थी। और उसका ये हुआ कि किसी आदमी ने जो शराब पीता था उसने अपनी घरवाली से कहा, जा उस गुलाबी रंग के ठेके से शराब की बोतल लेकर के आ। अगर वो लेने जाती थी तो हमारे जो पड़ोसी लोग तो वो कहते थे, अरे भाई क्या तेरी घरवाली ने शराब की बोतल पीनी शुरू कर दी, जो आज तेरी घरवाली को मैंने उस ठेके पे बोतल लेते हुए देखा था। और अगर नहीं लेने जाती थी तो उसकी पिटाई हुआ करती थी। मेरे दोस्तों, आपको भूलना नहीं है उन दिनों को, आपको इस बात को भी नहीं भूलना है कि जब दिल्ली में कोरोना की मार पड़ रही थी, ऑक्सीजन के टैंकर जो है ना खड़े थे, मगर ये दिल्ली का नाकाम मुख्यमंत्री, इसने ये परवाह नहीं की कि लोगों के घरों तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाए। लोगों, मत भूलना उस बात को, जब इसने ये कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। और अभी देख लो आपने 52 करोड़ में, इसने जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, ये 52 करोड़ में बंगला बनवा रहा था। लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला लेकर के चलते हैं, 52 पुलिस वाले अपनी सुरक्षा में रखता है। जो आम आदमी की पार्टी की बात करता है, क्या वो आज आम आदमी रह गया? क्या उससे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तेरे मंत्री आज कई भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कई राशन कार्ड बनाने में महिलाओं को शोषण करते थे, कई लोगों ने बहुत तरीके से दिल्ली और देश की जनता को लूटा है, आज तो किस मुंह से वोट मांगने आ रहा है? और दोस्तों, कांग्रेस को भी नहीं बकसना, ये कांग्रेस तो बेशरम लोगों की पार्टी है। इसी कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। इसी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ये खड़ा होकर कहा करता था, ये शीला दीक्षित के खिलाफ 1300 पन्नों की रिपोर्ट है, ये सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट है, ये राजीव गांधी के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट है। यही मंचों पे खड़ा होकर के कहा करता था
कि मैं किसी भी हालत में कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। और दोनों ही बेशर्मों की पार्टी है, आज दोनों ही बेशर्म होकर के इकट्ठे होकर के लड़ रही है। पूछना तो सही इनसे, और कांग्रेसियों का खास तौर से सोचना चाहिए, अरे तुम्हें खत्म करके तो ये सत्ता में आया है और फिर तुम इनकी गोद में जा बैठे। पूछना ये इनसे, सब लोगों से आपको पूछना चाहिए जो कल तक कांग्रेस को वोट दिया करते थे। आप सबको पूछना चाहिए कि आज तुझे हम वोट क्यों दे, आज हमारा वोट तुझे क्यों जाना चाहिए। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, दिल्ली में शिक्षा के लिए मैं काम करता हूं। एक आज भी 32,000 टीचरों की कमी है दिल्ली के स्कूलों में। जो एक कहता है कि मैंने दिल्ली में शिक्षा में सुधार किया है, जो एक कहता है कि मैंने दिल्ली में शिक्षा में सुधार किया, बिल्डिंगें जरूर बनवाई हैं, एक एक कमरा 25-25 लाख रुपए का बनवाया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरटीआई से पता चला है। 25 लाख में पूरा मकान खड़ा हो जाता है और उसने खाली दीवारें खड़ी करके 25-25 लाख रुपए में जो बड़ा घोटाला किया है। जब घोटालों की फहरिस्त निकलेगी तो इन बिल्डिंगों का घोटाला भी सामने आएगा। 68,000 करोड़ का घोटाला पानी में किया, बसों के घोटाले इसने किए, शराब में इसने घोटाला किया जिसके कारण ये अंदर है। और अभी भी ये कहता मैं छूट के आया हूँ। दोस्तों, कोर्ट ने इसको छोड़ा नहीं है, इसको बेल दिया। जब ये कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाया कि मुझे पार्टी चलानी है, मुझे थोड़ा सा तो समय दे दो, तब कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 1 तारीख के बाद 2 तारीख को कहा कि कोर्ट में सरेंडर कर देना। तो ऐसा व्यक्ति किस मुंह से आपके बीच में ये दोनों बेशरम पार्टी वोट मांगने आ रही है? सवाल आपको इसलिए पूछना है कि जिसको हम वोट देते हैं, मुझे ये अधिकार है कि तुम मेरी वोट के हकदार इसलिए नहीं हो कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। दोस्तों, अब मैं अपनी पार्टी की बात आपके सामने रखूंगा। मैं उस भारतीय जनता पार्टी की बात आपके सामने रखूंगा कि पिछले 10 सालों में एक भी घोटाला मुख्यमंत्री मोदी और उसकी किसी मंत्री के ऊपर आपको देखने को नहीं मिला होगा। राजीव गांधी कहा करता था कि 1 रुपया जाता है केंद्र से तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, अब 1 रुपया जाता है तो पूरा 1 रुपया ही नीचे पहुंचता है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनके गांव में मकान होंगे, कच्चे मकान होंगे, क्या उन लोगों को 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए पक्का मकान बनाने का मौका उनको नहीं मिला? और दोस्तों, ये भी सुन लो, मोदी जी ने ना उसमें हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, जिसका भी कच्चा मकान था उसको उसने पैसा बनाने के लिए दिया मकान। और ये बात करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की, अरे मैंने तो 1000 करोड़ रोजगार दिए। 14 करोड़ लैट्रिन बनाई, उनको बनवाने में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? घर में एक लैट्रिन बनवाने के लिए खड़े जाओ, प्लम्बर अलग आएगा, ईंट बनाने वाला अलग आएगा, चढ़ाने वाला अलग आएगा, रेते वाला अलग आएगा, सीमेंट वाला अलग आएगा, पानी के पाइप वाला अलग आएगा, लैट्रिन की सीट वाला अलग आएगा। कितने लोगों को रोजगार मिलता है उससे? जब 14 करोड़ शौचालय पूरे देश में बने हैं तो कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ उससे? 35 किलोमीटर रोड सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों को बनाने में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, बिजली के खंभे लगे हैं, तार खींचे हैं, बिजली पहुंची है, वो भी आदमियों ने पहुंचाई है, उसमें भी लोगों को रोजगार मिला है। तो ये जो आज आप देख रहे हैं, अगर आप ये मान के चलते हैं कि खाली रोजगार सरकारी नौकरी है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे दोस्तों, ये वोट आपका बहुत कीमती है। ये वोट आपका इसलिए भी कीमती है कि आज लड़ाई राष्ट्रवादियों के बीच में और राष्ट्रद्रोहियों के बीच में है। मैं आज इस बारे में आपके सामने नहीं जाना चाहता कि आपने 370 खत्म कर दिया। मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि 500 साल की लड़ाई जो हमारी राम मंदिर की थी वो हमने खत्म कर दी। मैं इस बारे में भी आपके सामने नहीं जाना चाहता कि पिछले 60 साल से जो लोग समझे बैठे थे कि देश जो आजाद हुआ है वो मेरे लिए नहीं हुआ है, उन चंद लोगों के लिए हुआ है जो तब भी मजे ले रहे थे और आज भी मजे ले रहे हैं। मोदी जी ने जब ये महसूस किया तो उसने सबसे पहले अपनी पॉलिसी उस गरीब व्यक्ति से शुरू की जिसके घर में चूल्हा जलता था, उसको गैस दी। उस गरीब व्यक्ति के घर से शुरू की जो आज भी लोटा लेकर के जंगल में जाया करता था सुबह सोच के लिए। उस व्यक्ति के घर से शुरू की जिसके यहाँ बिजली पहुंचाई। उस व्यक्ति के घर से शुरू की जिसको भोजन की बड़ी समस्या थी, आज भी 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से भोजन मिलता है। उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जिनको 6,000 रुपए सम्मान निधि मोदी जी देते हैं। और दिल्ली सरकार की तरह नहीं कि जिनकी 2,500 रुपए पेंशन हम लोगों ने लगवाई थी वो भी इसने बंद कर दी।